तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हो कि आप सभी के इस समय स्कूलों में कॉलेजों में हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। तो उसी के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सामने अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित विषय का एक ऐसा वायरल पेपर ले करके आया हूं भाई, जिसके हर एक क्वेश्चंस आपके आने वाले यानी होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे भाई। अगर आपने क्लास पूरी शुरू से लगा करके एकदम लास्ट तक देखी तो यार देखो, ये आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, यानी ये जो पेपर आप लोगों को मिलने वाला है, इस पेपर में जो भी क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस सेम इसी तरीके से पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जो भी प्यारा साथी आज की इस क्लास को शुरू से एकदम लास्ट तक देखता है, मेरी गारंटी है भैया कि ये जो 70 नंबर का आपके परीक्षा में पेपर आने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 70 में आप लोग मिनिमम 60 प्लस नंबर लाने वाले हो केवल इस क्लास को देखने के बाद। क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर सॉल्व कराने वाला हूँ, वह सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में, है ना। तो आज की ये क्लास आपको पूरी देख लेनी है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बहुत जल्द आप सभी की डेट शीट आने वाली है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। और जैसे ही आपकी डेट शीट निकल के आती है, मैं आप सभी की तैयारी बहुत स्पेशल तरीके से F24 क्लासेस पर करवाने वाला हूँ भाई, है ना। तो चैनल के साथ सभी प्यारे साथी क्लास 10 वाले जुड़ जाइएगा, है ना। तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी इस बार कराने वाले हैं, जिससे कि आप भैया 95% बोर्ड एग्जाम में लाओ, ठीक है। फिलहाल इस पूरे मॉडल पेपर यानी इस पूरे अर्धवार्षिक हाफ ईयरली के पेपर को एकदम बारीकी से देखेंगे सारे क्वेश्चंस को, है ना। तो देखो, सबसे पहले जो भी पेपर होगा सेम इसी तरीके से होगा, अनुक्रमांक, ठीक है। नाम अनुक्रमांक यहाँ पर आपको अपने पेपर में फिल कर देने हैं, ठीक है। अगर मैं पेपर की बात करता हूँ तो 3 घंटे 15 मिनट के अंदर ये पूरा पेपर आपको समाप्त करके आना भैया। स्टार्टिंग के जो ये 15 मिनट आप सभी को दिए जाएंगे, इसमें सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ना होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चंस हमको आता है भैया और कौन कौन सा क्वेश्चंस हमको नहीं आता है, ठीक है। और आगे अगर मैं निर्देश की बात करता हूं तो भैया ये 3 निर्देश आपको दे रखे हैं कि ये जो प्रश्न पत्र आपका होने वाला है, ये आपका 2 खंड में विभाजित है, ठीक है। जिसमें हमारा सबसे जो पहला आप लोगों को खंड देखने को मिलेगा आपके पेपर में, है ना, उसमें हमारे जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे वह सारे बहुविकल्पी होंगे और 20 अंक के आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये चीज़ सभी को पता होगी पहले से ही। इसके बाद जो हमारा खंड बा आएगा, है ना, उसमें हमारे 50 अंक के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यानी कि वर्णनात्मक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक सी जानकारी इस पूरे पेपर की भैया, है ना। तो चलो भैया, अब बात करने वाले हैं इस पूरे पेपर की वह सारे क्वेश्चंस जो अब आपको एकदम अच्छे से समझने हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा, प्लस मैं आपको एकदम बेहतर सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो क्लास को अगर आपने पूरा देखा आज की, तो मेरी गारंटी है कि आज की इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में भाई आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस बताते हैं। तो भाई सबसे पहला देखो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भाई ध्यान से एकदम समझेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या 1400, ठीक है, 587 बटे में 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। देखो, इस प्रश्न को जिस भी प्यारे साथी ने करा है, मतलब कि पहले सॉल्व कर चुके हैं, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। वरना भैया इस क्वेश्चन को आपको पेपर में कैसे करके आना है, मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सभी प्यारे साथी पेपर के लिए, है ना, पेपर मतलब जो भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ उसको करने के लिए अपना पेन लेकर बैठ जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, मैं आपको एकदम बेहतर सा अप्रोच बताता हूँ। देखो, अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन में, तो हमेशा याद रख लेना कि परिमेय संख्या जब भी दे दी जाए और आपसे कह दे कि दशमलव कितने दशमलव स्थान तक समाप्त होगा, तो सबसे पहले जो भी परिमेय संख्या लिखी हो, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर परिमेय संख्या है 1400, ठीक है, 14,587, ठीक है, बटे में, ठीक है, 1250 दे रखी है, ठीक है। अगर मैं इस परिमेय संख्या की बात करता हूँ
तो सबसे पहले यहाँ पर पता आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो हमारा अंश में हर में जो वैल्यू दे रखी है, जैसे कि 1285 हमारी हर में वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथी आपको इस 1250 के गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ 1250 की। देखिए, तो इसको काटेंगे 2 से, तो 2 छंग 12, 2 दूना के 4, 2 पंचे 10, इस 5 से कटेगा। ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूना के 10, 5 पचा के 25, ये फिर से 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5, और देखिए 5 एकम 5, 5 दूना के 10 और 5 पचा के 25। ठीक है, चलो भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये 5 एकम 5, ठीक है, ये हो गई मिस्टेक। तो 5 दूना के 10, 5 पचा के 25, आगे देखिए 5 पचा के 25 और फिर से 5 पचा के 25। तो आगे अगर मैं इसको गुणनखंड में बनाता हूँ तो देखिए 2 की घात 1 आएगा और 5 की घात भैया 4 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि इस 1250 को हम लोगों को कंपेयर यानी तुलना कर देनी होती है 2 की घात यम इंटू 5 की घात एन से, है ना। ये जो हमारा 2 की घात यम आया है और ये जो 5 की घात एन आया है, आपको क्या करना है कि इससे इसकी तुलना करनी है। ठीक है, और इसकी आपको इससे तुलना करनी है। तो देखो 2 की घात m बराबर आप लोगों का यहाँ पर निकल के जो आया है मेरे प्यारे साथी, वह आपका आया 2 की घात 1, और 5 की घात n का जो निकल के आया है वो आपका निकल के आया 5 की घात 4। अब आपको यह देखना है कि सबसे ज़्यादा घात किस में है। तो आप कहेंगे कि सर जी 5 की घात n में सबसे ज़्यादा घातें हैं, जहाँ पर n बराबर आपको 4 दिख रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा घात 5 की दिख रही है, जो कि 5 की घात 4 है। तो 5 की घात 4 आप लोगों को क्या कर लेना, बिल्कुल सही कर लेना, यानी कि हमारा जो दशमलव इस प्रसार वो कितने स्थान तक समाप्त होगा भैया। तो आंसर में आप लिखोगे कि 4 स्थानों तक समाप्त होगा। कितने स्थानों तक, 4 स्थानों तक समाप्त होगा। यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले गुणनखंड कर लो, इसके बाद 2 की घात m और 5 की घात n रूप का ले आओ, जिसकी घात सबसे ज़्यादा हो। चाहे यहाँ पर अगर आपका 2 की घात 5 दे रखा हो तो फिर आपका 5 स्थानों तक समाप्त होता, बट यहाँ पर 5 की घात 4 सबसे ज़्यादा है। तो 4 कितनी सबसे ज़्यादा घात है, 5 की घात 4 है। तो इसका मतलब जो दशमलव स्थान है हमारा, दशमलव प्रसार का स्थान है वो हमारा 4 स्थानों तक समाप्त होगा। तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा, पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे के सारे ऑप्शन देखते हैं और सही ऑप्शन पर टिक लगाते हैं। तो अगर मेरे प्यारे साथी मैं सही ऑप्शन के टिक लगाता हूं तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस भी प्यारे साथी ने मेरे द्वारा बताया कि इस पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, नोट किया है, 100% पेपर में क्वेश्चन आपके आने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो और इस क्वेश्चन को भैया समझो। जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं भैया दूसरे क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक ठीक है शून्यांकों की संख्या होगी। मतलब हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद कर लेना कि हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद है। तो हमारे पास द्विघात बहुपद है, कह रहा है इसके अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या का संख्या जो होगी वह क्या होगी। तो द्विघात बहुपद जो होता है, ठीक है, वह हमारा कुछ इस तरीके से होता है, x² + 2x + 3। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल लेता हूँ तो हो जाता है x² + 5x + 2। ठीक है, तो भैया ये हमारी क्या है, एक द्विघात बहुपद है, ये हमारा क्या एक द्विघात बहुपद है। तो हमेशा याद कर लेना कि द्विघात बहुपद के, है ना, शून्यांकों की जो अधिक से अधिक संख्या होती है भैया, वह कह सकते हो कि 2 होती है। कितनी होती है, 2। तो राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। सभी प्यारे साथी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं सारे क्वेश्चंस का एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा कि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर में 0 दे रखा है और कह रहा है कि अगर a डज नॉट इक्वल टू 0 है तो कह रहा है कि इसके लिए, कह रहा है कि संगत समीकरण आपको ये दे दिया गया है, y बराबर में ax² + bx + c। ठीक है, तो कह रहा है इसके लिए ग्राफ का आकार कैसा होगा, है ना। अगर आप सभी को कोई द्विघात बहुपद ये दे दिया जाए और जिसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, फिर इसके लिए एक संगत समीकरण, मतलब कि एक तो द्विघात बहुपद दे दिया जाए और फिर उसके लिए एक संगत समीकरण दे दी जाए, है ना। तो आपको फिर ग्राफ खींचकर बताना है कि यहाँ पर हमारा जो ग्राफ बनेगा उसका आकार कैसा बनेगा। ठीक है, तो हमेशा याद कर लेना जब भी आपको कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके की समीकरण दे दी जाए, यानी कि समीकरण आपकी कुछ इस तरीके से हो, जैसे कि y बराबर में ax², ठीक है, प्लस का bx + c, है ना, कुछ इस तरीके से आपकी क्या हो, इस तरीके से आपका कोई एक संगत समीकरण दे दिया जाए, तो मेरे प्यारे साथी वहां पर आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर लगा लेना है, परवलयाकार। ठीक है,
राइट आंसर क्या लगा लेना, वहां पर आपको राइट आंसर लगा लेना है परवलयाकार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी परवलयाकार। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जिस भी स्टूडेंट इस क्लास को कंप्लीट देख लिया, ये सारे क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली पेपर में एकदम छपे हुए हैं, और बस इनको आपको एकदम अच्छे से टिक लगाकर जाना है भैया। ठीक है, पहले से सारे क्वेश्चन देख लो। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 5y बराबर में माइनस का 3 दे रखा है ना। और दूसरा समीकरण है कि 12x प्लस का ky बराबर में माइनस k है। कह रहा है कि इसके अतः इसके अनेक हल होंगे। अगर मतलब कह रहा है इसके अनेक हल हैं, है ना, या फिर होंगे, तो आपको k का मान क्या होगा बताना है। देखो जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी मैं क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझाता हूं, आप लोगों को भी क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 है। ठीक है, तो सबसे पहली समीकरण देखो क्या दे रखी है, 3x प्लस का 5y बराबर में माइनस का 3। दूसरी समीकरण हमारी दे रखी है 12x प्लस का ky बराबर में माइनस का k। देखो जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले हमेशा याद कर लेना कि जब भी कभी क्वेश्चन में कह दे अनेक हल हैं, जब भी कभी क्वेश्चन में क्या कह दे, क्वेश्चन में कह दे कि अनेक हल हैं, क्वेश्चन में कह दे अनेक हल हैं, तो हमेशा याद कर लेना कि वहाँ पर आप लोगों को जो होता है वह होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये बराबर होता है c1/c2 के। ठीक है, देखो इतनी चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है, कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के बराबर होता है c1/c2 के। कब बराबर होता है, जब अनेक हल होते हैं। ठीक है, जब दो समीकरण दे दिए जाएं, तो वहाँ से भैया आपको a1, b1 और c1 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो a1 की वैल्यू निकालोगे इससे, ठीक है, a1 की वैल्यू निकालोगे इससे, तो a1 बराबर निकलेगा आपका 3, b1 बराबर निकलेगा 5, ठीक है, c1 बराबर निकलेगा माइनस का 3, है ना। चलो आगे बात करते हैं भैया कि आपको a2, b2 और c2 की वैल्यू कैसे निकालनी है। देखो तो a2 बराबर आपका निकलेगा यहाँ से 12, ठीक है, और b2 बराबर निकलेगा आप लोगों का k, c2 बराबर निकलेगा आप लोगों का माइनस का k। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा माय डियर स्टूडेंट्स कि मैं यहाँ पर किसी भी दो चीज़ों को उठा लूँगा, मतलब कि किसी भी दो चीज़ों को बराबर कर लूँगा, क्योंकि a1 और a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में तीनों ही बराबर हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ कि मैं कर लेता हूँ a1/a2 बराबर दिखा देता हूँ b1/b2 के। अब मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो a1 बराबर आप सभी को पता है 12 दे रखा है, सॉरी 3 दे रखा है। a2 बराबर में सभी को पता है भैया कि यहाँ पर हमारा a2 बराबर में दे रखा है 12, ठीक है, b1 बराबर हमारा 5 दे रखा है, और b2 बराबर में हमारा k दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, है ना, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों का आ जाएगा 3k बराबर में 12 पंचे 60, ठीक है, और 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी k बराबर में आ जाएगा यहाँ से आपका 20। तो k बराबर में जिस भी प्यारे साथी ने क्लास को देखा होगा, यानी जो भी प्यारा साथी क्लास को देख रहा है, k बराबर में क्या निकल के आया, k बराबर में 20 निकल के आया, यानी राइट आंसर हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई राइट आंसर लगाते हैं। तो पहला दे रखा है माइनस का 20, दूसरा दे रखा है प्लस का 20, तीसरा दे रखा है माइनस का 25, और चौथा दे रखा है प्लस का 25। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 20 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको बिल्कुल सही टिक लगा लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपको m के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म हमको दे दिया गया है यहाँ पर x प्लस के वाई बराबर में 1, ठीक है, और तथा दूसरा दे दिया गया है के एक्स प्लस वाई बराबर में के स्क्वायर, और इसके भी हमको अनेक हल दे दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर भैया m का जो वैल्यू है, यानी m का जो मान है, वह आपको ज्ञात करना है। बहुत ज़्यादा कह सकते हो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, राइट आंसर आप पेपर में सही कैसे लगा के आओगे, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देखो जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल यही आपको प्रश्न पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल यही के सही प्रश्न, बस सारे प्रश्न आपको एकदम अच्छे से करके जाने पेपर से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ पर हमको m की जो मान है, यानी m की जो वैल्यू वह हमको फाइंड करनी है।
तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहला समीकरण दे रखा है x प्लस का के वाई बराबर में 1, पहला समीकरण आपको ये दे रखा है। दूसरा समीकरण दे रखा है x प्लस का y बराबर में के स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ से सभी प्यारे साथियों को, यहाँ से सभी प्यारे साथियों को क्या करना है, a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो a1 बराबर आप कहोगे भैया x हो जाएगा, b1 बराबर आप कहोगे भैया यहाँ से हमारा 1 हो जाएगा, है ना, सॉरी b1 बराबर आप कहोगे k हो जाएगा। देखो b1 बराबर k हो जाएगा, c1 बराबर 1 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर c2 बराबर कहोगे, सॉरी a2 बराबर कहोगे तो हो जाएगा k, a2 बराबर कहोगे तो हो जाएगा आपका k, b1 बराबर b2 बराबर कहोगे तो हो जाएगा 1 और c2 बराबर k स्क्वायर वो भी। ठीक है, तो b2 बराबर में हो जाएगा यहाँ से आपका 1, c2 बराबर यहाँ से तो c2 बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर, c2 बराबर में क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि a1 अपॉन a2 बराबर में b1 अपॉन b2 है और बराबर में है c1 अपॉन c2। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी आपको क्या करना है कि किन्हीं दो चीज़ों को उठा लेना। मैं मान लेता हूँ कि इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को भी उठा सकते हो या फिर आप इसको और इसको भी बराबर दिखा सकते हो, पर मैंने सिंपल तरीका इसको लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें a1 a2 b1 और b2 की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो a1 बराबर x रखूंगा, ठीक है, a2 बराबर रखूंगा k को, है ना, और b1 बराबर मैं रखता हूँ k को, है ना, और b2 बराबर मैं रखता हूँ 1 को। ठीक है, देखो a1 बराबर x नहीं होगा यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। देखो a1 बराबर आपका हो जाएगा 1, a1 बराबर हो जाएगा 1, x की घात कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं k स्क्वायर निकालता हूँ तो वह निकलेगा 1 1 जा 1, यानी 1 एकम 1। तो k बराबर कितना हो जाएगा, अगर k स्क्वायर बराबर में 1 है तो k बराबर में प्लस माइनस का हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि अगर ये अंडर रूट में आएगा ना तो अंडर रूट्स में सब बाहर निकलेगा तो भी आपको 1 ही रहेगा। ठीक है, तो k बराबर में प्लस माइनस का 1। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से कह सकते हो कि प्लस माइनस का 1। ठीक, और जिस भी प्यारे साथी को ऐसा लगता है ना, कि हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चंस बताए जाते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो डेफिनेटली आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार लगा के तो जाओ पेपर में। मेरी गारंटी है कि आपको राइट आंसर यहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसको आप बिल्कुल सही कर लो कि प्लस माइनस का 1। चलो भाई, जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, आगे के मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट करने हैं और चलो देखते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर में 10 दे रखा है, ठीक है, और एक कह रहा है कि इसके y का मान कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भैया कि इसमें y की जो वैल्यू है वो आपको 5 दे रखी है, तो आपको x का मान क्या होगा वह ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत आसान है। देखो मैं आपको यहीं पर आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो 3x प्लस का 2y बराबर में 10। ठीक है, जहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो y की जो वैल्यू आपको वह है 5 पुट कर देनी है। ठीक है, तो जब आप y की वैल्यू 5 पुट करोगे तो देखो 3x प्लस का, ठीक है, 2y की जगह 5 पुट कर दो बराबर में 10। ठीक है, तो आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 5 दूना के 10 प्लस का 3x बराबर में 10। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, है ना, तो x बराबर में कितना निकल के आ जाएगा, 3x बराबर में 0। अब 3 उधर जाएगा तो भी 0 में बदल जाएगा, है ना, तो x बराबर में आपका निकलेगा यहाँ से 0। तो x बराबर कितना निकला मेरे प्यारे बच्चों, आपका x बराबर निकला 0। तो राइट आंसर आपका पता क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 0, पर यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन 0 नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को 0 बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं किसी एक ऑप्शन को 0 बना लेता हूं, है ना, मैं मान लेता हूं बी को मैं 0 बना ले रहा हूं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नोट करो, और क्वेश्चन में अगर कहीं ऑप्शन कुछ गलती हो जाती है ना तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न पत्र आपके सामने है हर एक चीज़ में गलती हो सकती है भाई। तो ऑप्शन में गलती है, हमारा राइट आंसर 0 ही आने वाला है। तो इस चीज़ के लिए बेहिचक रहिए आप लोग। जैसे मैं क्वेश्चंस कराता हूं सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में बस छाप के आने हैं बस। ठीक है, बस हाँ, ये सारी चीज़ें फर्जी चीज़ें आपको पेपर में नहीं करनी है। राइट आंसर जो है वो आपको OMR शीट में टिक लगा के आना है बस। ठीक है, चलो भाई
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। कह रहा कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद कह रहा कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तब पिता जो पिता हैं, है ना, और पिता हैं और पुत्र हैं, उनकी आयु वर्तमान आयु क्या होगी, आपको वह बतानी है ना। देखो सबसे पहले इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको कैसे करने हैं ना, बहुत आसान तरीका समझो। देखो एकदम बेसिक से क्वेश्चंस हैं ये, बस थोड़ा सा आपको समझना है। देखो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ तो देखो आपको जो पुत्र की आयु है वह आपको मान लेनी है x, ठीक है। पिता की आयु कितनी दे रखी है, कह रहा जो पिता की आयु है मेरे प्यारे साथी, कह रहा पिता की आयु 4 गुनी है किसकी, पुत्र की आयु की। तो अगर मैं इस x में 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4x। तो ये 4x जो निकलेगी ना, ये आपके पिता की आयु होगी। किसकी आयु हो जाएगी, पिता की आयु। इतनी चीज़ सभी को क्लियर हो गई। मतलब पुत्र की आयु x दे रखी थी और उस जो पुत्र था उससे 4 गुना बड़े थे उसके पिताजी, तो मैंने x में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, आ गई पिता की आयु। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, अब देखो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, आयु। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या निकलेगी, जरा प्यारे साथी समझो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से x + 5 कर दूंगा तो ये हो जाएगी भैया उसके पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु हो जाएगी, है ना। और अगर मैं पिता की आयु की बात करता हूँ तो वह हो जाएगी 4x + 5, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आगे हमसे कह रहा था 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी किसकी, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, सिंपल से इस क्वेश्चन में x की जो वैल्यू है वह हमको फाइंड करनी है। तो देखो जब भी आप x की वैल्यू फाइंड करोगे इन दोनों चीज़ों को आपस में बराबर दिखाओगे। तो x + 5 बराबर में 4x + 5, पर ये दोनों आपस में बराबर अभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है। मैं जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि भैया उसके जो पुत्र की आयु थी, सॉरी उसके जो पिताजी की आयु थी, है ना, जो उसके पिताजी की आयु थी वह 3 गुनी थी। तो मैं क्या करूंगा, बराबर दिखाने के लिए मैं 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं पुत्र की आयु में कर देता हूं तो पिता की आयु और पुत्र की आयु आपस में बराबर हो जाएगी और मैं कह सकता हूं कि ये दोनों आपस में बराबर में होंगे। अब मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं। देखो ये आपका हो जाएगा 3x + का 3 × 5 = 15 बराबर में 4x + का 5, ठीक है। तो आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो समझो। जिस भी प्यारे साथी ने हमारी क्लास को एकदम अच्छे से देखा है ना भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो ये 4x इधर आ जाएगा तो जाएगा माइनस का x, क्योंकि 3x में जब 4x जाएगा तो माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस का इधर आएगा तो माइनस का बड़ा रहेगा। देखो ये 5 है और ये माइनस का 15 है, तो यहाँ से माइनस का x बराबर में माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर में आपका आ जाएगा यहाँ से 10। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से x बराबर आपका आ गया 10, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से आपकी जो पुत्र की आयु निकल करके आई है वह आपकी आई है 10 वर्ष। अगर पुत्र की आयु 10 वर्ष है तो पिताजी की आयु पता हो जाएगी 40, क्योंकि उससे 4 गुना थी। तो राइट आंसर आपका पता है क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा जो पिता की आयु है 40 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, है ना, यानी आप डी नंबर बिल्कुल सही लगाएंगे, ठीक है। तो 7वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिताजी की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। यहाँ पिता लिख लो, ठीक है, समझने के लिए यहाँ पुत्र लिख लो, ठीक है। चलो नोट कर लो। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म आपको दे रखा है ये, और एक ये दे रखा है, और पहले भी मैं आपका ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखिए पेपर में दोबारा पूछ लिया गया है। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब हाफ ईयरली का पेपर होता है तो उसमें भैया 100% सिलेबस नहीं आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को आपको स्वयं से घर से करके लाना। ये क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो गया है। ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, यानी त्रिभुज है, ठीक है। यानी मेरे पास मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने कोई त्रिभुज बना लिया, ठीक है। चलो मैंने कोई त्रिभुज बना लिया है ना, और इस त्रिभुज में कह रहा है कि 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मान लो हमारे पास ए बी सी हमारे पास कोई एक त्रिभुज है।
इसके मध्य से यानी इसके बीच से कोई एक भुजा आ गई है, मान लो ये हमारी एक BC भुजा आ गई है, ठीक है। मान लो कि BC हमारी सॉरी ये MN हमारी कोई एक नई भुजा आ गई है। तो ये जो हमारी MN हमारी जो ये नई भुजा है ये क्या करती है कि AM और MB और AN और NC को आपस में समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है ये जो तीसरी भुजा है ये MN जो हमारी तीसरी भुजा है क्या ये BC के समांतर होगी। कह रहा है कि ये तीसरे इसके क्या होगी, तीसरी भुजा के क्या होगी। तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगी। क्यों समांतर होगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको याद कर लेना है भैया, एक प्रमेय होती है ना, एक प्रमेय होती है जिस प्रमेय के फलस्वरूप मैं यह कह सकता हूँ है ना कि ये दो आपस में समांतर होंगे। कब समांतर होंगे, जब AM बटे में MB बराबर होगा इसका अनुपात AN बटे में NC के, ठीक है। तब जा करके आप यह कह सकते हो इसके फलस्वरूप मेरे प्यारे बच्चों कि भैया MN बराबर क्या हो जाएगा, यानी MN जो होगा वो समांतर हो जाएगा BC के, है ना। मेरे प्यारे साथी आपको यह चीज़ याद कर लेनी है कि जब भी कभी AM बटे MB और AN बटे NC यानी ये जो भुजा है जब इसको आपस में समद्विभाजित करेगी तो इनका जो अनुपात है आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो इसके फलस्वरूप आप ये कह सकते हो कि ये भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इसके अलावा एक प्रमेय भी आती जिसके फलस्वरूप आप इसको समांतर बता सकते हो। अदरवाइज राइट आंसर आपको टिक लगाना है ऑप्शन नंबर B को, है ना। तो चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चित्र में आपको त्रिभुज ABC के समांतर ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। कह रहा है कि यदि PQ और रेशियो BC बराबर 1:3 हो तो आपको AP और PB का अनुपात क्या होगा बताना है। देखो मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं और मैं आपको पहले सारी चीज़ें मैं आपको एकदम अच्छी से समझा देता हूं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज ABC है ना, और जिसके BC रेखाखंड के समांतर कोई PQ रेखाखंड खींचा गया है। तो चलो त्रिभुज देखते हैं और आपको क्वेश्चन कैसे करना है, राइट आंसर क्या टिक लगाना है बताते हैं। और पेपर में प्रश्न आपका छपा हुआ है तो कैसे करके आओगे चलो देखते हैं। तो देखो यार आपका यहाँ पर ये डायग्राम रहा, ठीक है। अब भैया इस डायग्राम को अच्छे से देख लो। क्वेश्चन में हमारा ये ABC हमारा कोई ट्राइंगल, एक हमारा कोई त्रिभुज है ना, और इस त्रिभुज में हमारी इस BC रेखा के समांतर रेखाखंड PQ हमारा खींचा गया है। यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी समांतर है। अभी मैंने एक चीज़ कंडीशन एक बताई थी कि जब भी कभी ये दोनों आपस में समांतर होते हैं तो इनके जो ये PQ रेखाखंड इस AB को और इस AC को, है ना, समद्विभाजित करता है आपस में। तो ये दोनों भुजाएं जो नई भुजाएं आपको मिली हैं ये आपस में कैसी होती हैं, इनका अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो AP बट्टे में PB, है ना, AP बट्टे में PB इसका अनुपात बराबर होगा AQ बट्टे में QC के, AQ बट्टे में QC के, है ना। ठीक है, इतनी चीज़ सभी को पता चल गई। और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में एक और चीज़ थी कि AP बट्टे PB का जो अनुपात है, यानी इसका जो अनुपात है, यानी AP बट्टे में PB का जो अनुपात है वह आपको दे रखा है 1:3, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ से एक चीज़ मुझे पता चल गई कि ये अगर इतना दे रखा है, अगर ये इतना दे रखा है तो आप सभी को एक चीज़, एक मिनट, इसका अनुपात नहीं दे रखा था। अनुपात जो दे रखा था वो PQ बट्टे में BC ये दे रखा था, है ना, इसका अनुपात दे रखा था। अब देखो इसका अनुपात मैंने निकाल लिया, AP बट्टे में PB, AP बट्टे में PB, देखो PQ बट्टे में BC, PQ बट्टे में BC का जो अनुपात दे रखा था वह आपका इतना दे रखा था। और मैंने इसका कैसे निकाला तो मैं आपको बता दूं। देखो हमने एक ये त्रिभुज बना लिया और हमने कोई एक बड़ा वाला त्रिभुज बना लिया। जब हमने एक छोटे त्रिभुज को एक बड़े वाले त्रिभुज की सारी भुजाओं को आपस में समानुपाती दिखाया, कैसे, देखो समझो, छोटा त्रिभुज हमारा हो गया APQ जिसकी भुजा मैंने ले ली PQ बट्टे और बड़े वाले की ले ली मैंने BC। ऐसे ही मैंने छोटे वाली की ले ली भुजा AP और बड़े वाली की ले ली मैंने AB, है ना, इसके समरूप भुजा। AQ के समरूप भुजा AC हो जाएगी, AQ के समरूप भुजा AC हो जाएगी। देखो इसका अनुपात हमको दे रखा था 1:3, तो इन सभी भुजाओं का अनुपात 1:3 होगा। तो AP बट्टे में PB का भी मैंने 1:3 ले लिया था, यहाँ से ऐसे मैंने लिया था। मेरे प्यारे साथी अब यहाँ से आपको समझना है बहुत अच्छी सी चीज़। देखो आपको यहाँ पर देखो AB बराबर में क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको AB बराबर में कहोगे कि AP प्लस PB हो जाएगा, AP प्लस PB हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ सभी को क्लियर हो गई, है ना। अब देखो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा था कि AP बराबर में, है ना, AP बराबर में, अब देखो AB बराबर में आपको क्या दे रखा है। देखो यहाँ से आप निकालोगे
कि ए बी बराबर में आप लोग यहाँ से निकालोगे मेरे प्यारे साथी, ए बी बराबर में यहाँ से देखो ए पी बटे ए पी बटे में ए बी कहाँ से निकाला मैंने, तो ए पी बटे में ए बी, तो ए पी बटे में, ठीक है, ए पी बटे में ए बी बराबर 1:3 दे रखा है। तो यहाँ से मैं यह कह सकता हूँ कि आपका जो कह सकते हो कि ए बी बराबर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 3AP। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इस 3AP को यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। ए बी की जगह मैं क्या करता हूँ, 3AP को मैं पुट कर देता हूँ। तो AP प्लस पी बी बराबर ये हो जाएगा, ये डायरेक्ट आपका यहाँ से आ जाएगा AP प्लस पी बी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस AP को इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये 3AP माइनस का 1AP बराबर में PB, तो ये आपका हो जाएगा 2AP बराबर में PB। तो यहाँ से आपको अगर देखोगे तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा AP बटे में PB, और ये आपका यहाँ 1 बचेगा और ये 2 नीचे चला जाएगा। तो AP बटे में PB का जो अनुपात आ गया, AP बटे में PB का जो अनुपात आ गया मेरे प्यारे साथी, वो 1/2 आ गया। यानी इस AP और इस PB का, इस AP और इस PB का, 1 मिनट, हाँ, इस AP और इस PB का, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। तो इस 1/AP और PB का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया आपका, 1/2 आ गया। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, और जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। तो राइट आंसर आपको क्या टिक लगा लेना है, 1/2। आंसर नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वरना आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाया है ना। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो 1/2, पर मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित हमारे 2 बिंदु कोई है। एक हमारा बिंदु ये है और एक हमारा बिंदु ये है। कह रहा है कि ये दोनों बिंदु आपस में समदूरस्थ हैं। तो आपको बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो आपको बताना है कि बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखो आपको मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं, है ना। बाकी का क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व कर लेना है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 11 है। 11 में हमसे देखो सबसे पहले एक बिंदु ये दे रखा है जिसको मैं ए मान लेता हूं और जिसके निर्देशांक में 2, -5 मान लेता हूं। दूसरा बिंदु हमको ये दे रखा है जिसको मैं बी मान लेता हूं और जिसके निर्देशांक में -2,9 मान लेता हूं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों बीच में एक कह सकते हो बिंदु दे रखा है जो कि एक्स अक्ष पर स्थित है। और हमेशा याद कर लेना कि जो भी हमारा एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित होगा ना, उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वह आप सभी लोग कह सकते हो कि वह होंगे x, 0। तो बेसिकली मुझे क्या करना होता है कि x, 0 में मुझे x की जो वैल्यू होती है वह फाइंड करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, राइट आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन आप घर में सॉल्व कर लेना। देखो यहाँ पर जो ये हमारा बीच वाला बिंदु है, ये हमारा इससे, इस वाले बिंदु से और इस बी वाले बिंदु से समान दूरी पर है। यानी यूँ कहें तो भैया AP बराबर, अगर मैं इस बिंदु को O मान लेता हूँ तो ये AO और ये BO, ठीक है, ये AO और ये BO की जो दूरी है ये आपस में कैसी होगी भैया, बराबर होगी। अगर मैं इस O बिंदु के निर्देशांक x, 0 मान लेता हूँ और ठीक है, इसको अगर मैं x1 y1 दे देता हूँ, इसको x1 y1 नाम दे देता हूँ, इसको x2 y2 दे देता हूँ और इसको xy नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो आप सभी को एक फार्मूला पता होगा दूरी सूत्र, सभी को एक दूरी फार्मूला पता होगा, दूरी सूत्र। देखो दोनों में दूरी सूत्र हम लगाएंगे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं दूरी सूत्र में लिख देता हूं। देखो सभी को नोट कर लेना, दूरी सूत्र आपका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये तो होता है आपका दूरी सूत्र। अब मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे साथी, आपको ध्यान से समझना है। x1 के लिए मैं इसको लूंगा और x2 के लिए मैं इसको लूंगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, x1, ठीक है, मैं x1 की जगह रखूंगा इस x1 को और x2 की जगह रखूंगा x को। तो x1 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस लगाएंगे। y1 हमारा देखो y1 हमारा क्या हो जाएगा ये, ठीक है, y1 ही रहेगा, पर y2 हमारा बदल के y बन जाएगा, ठीक है। तो y का स्क्वायर, तो y1 माइनस y का स्क्वायर। अब इसका आपको क्या कर देना, अंडर रूट कर देना। इसमें आपको x की वैल्यू पुट कर देनी है, y1 में आपको -5 रख देना, y की जगह आपको 0 रख देना है। तो यहाँ से आपको सिंपल से किसकी दूरी, AO की दूरी निकल के आ जाएगी। जब आपको कुछ AO की दूरी मिल जाए, इसके बाद मेरे प्यारे साथी आपको निकाल लेनी है
बी ओ की दूरी, आपको बी ओ की दूरी निकाल लेनी है। जब आपको बी ओ की दूरी निकल के आ जाए तो मेरे प्यारे साथी आपको क्या करना है कि इन ए ओ, ठीक है, इस ए ओ और इस बी ओ की दूरी आपस में आपको बराबर कर देनी है। जब इन दोनों की दूरियां आपस में आप बराबर करोगे तो आपको जो x की वैल्यू फाइंड होगी, यानी x की वैल्यू जो आपको निकल के आएगी वह आपकी निकल के आएगी, ठीक है, वह आपकी क्या निकल के आएगी, तो वह आपकी निकल के आएगी -7, -7। जिस भी प्यारे साथी की x की वैल्यू -7 निकल के आएगी तो उस प्यारे साथी का जो x के निर्देशांक निकलेंगे यानी y के निर्देशांक निकलेंगे वह निकलेगा x बराबर 7 और y बराबर 0 था, ठीक है। तो बिंदु हमारा निकलेगा -7, ठीक है, -7, 0। तो ये हमारा बिंदु निकलेगा। तो राइट आंसर अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी हम क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराता चल रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप पेपर से पहले इसको कर लेते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में एकदम कह सकते हो कि छपे हुए हैं आपके हाफ ईयरली के पेपर में। पेपर से पहले इन क्वेश्चंस को आपको एक बार लगा करके जाना है, इसका राइट आंसर आपको पता कर लेना है ना, 1 से 2 बार आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि बिंदु आपको दे रखा है यहाँ पर पी बिंदु हमको दे रखा है 3/4, 5/12। इसके बाद दो बिंदु और हमारे हैं कि एक बिंदु हमारा ए ये दे रखा है और दूसरा बिंदु बी हमारा ये दे रखा है। कह रहा है इसको मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं इसको समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को आप घर पे कर लेना अच्छे से एकदम, ठीक है, समझा दूंगा एकदम बेहतर तरीके से। देखो हमारा यहाँ पर कोई एक बिंदु ए है, हमारा यहाँ कोई बिंदु बी है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन पर ये थोड़ा सा अलग है। इन दोनों ही बिंदुओं के बीच में हमारा कोई एक बिंदु दे रखा है जो कि है पी। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 12 है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच हमारा एक पी बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक मेरे प्यारे साथी आपको दे रखे हैं 3/4 और 5/12, ठीक है। और इस ए बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 1/2 है ना, और 3/2। और बी बिंदु के निर्देशांक 2, -5, 2, -5 दे रखे हैं। और कह रहा है कि इसका जो अनुपात है यानी आपको यहाँ पर ए पी क्या होगा और पी बी अनुपात क्या होगा वह आपको बताना है। देखो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कुछ मान लेना पड़ता है। अगर मैं इसको m मान लेता हूँ और इसको n मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं m मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको n मान लेता हूँ, तो इन दोनों की वैल्यू जो आपको होती है वह ज्ञात करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपके पेपर में आपको किया जाता है। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आपको यहाँ पर पी बी का जो वैल्यू है किस अनुपात में, मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेंगे। देखो हमेशा याद कर लेना, ये जो पूरा भाग होता है, ये जो पूरा भाग होता है ये 1 होता है, ये पूरा भाग आपका ए पी बराबर 1 होता है, ठीक है। और हमेशा याद कर लेना कि ए पी में हमारे कितने भाग हैं, पी पी प्लस पी बी प्लस ए पी। तो किसी एक भाग को हमको 1 मान लेना पड़ता है, किसी एक भाग को हमको 1 मान लेना पड़ता है। इसकी m की वैल्यू अगर मैं k मान लेता हूँ, इस n की वैल्यू अगर मैं k मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। हमेशा याद रखना आप इसको भी 1 मान सकते हो और आप इसको भी 1 मान सकते हो। अगर आप इसको 1 मानोगे तो इसको आपको कुछ ना कुछ मान लेना है। जैसे अगर मैंने n बराबर 1 माना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि m बराबर k मान लूँगा, और अगर मैं m को 1 मानूंगा तो मैं n बराबर फिर k मान लूँगा। तो m बराबर मैंने k माना और इसको 1 माना, तो मुझे k की जो वैल्यू है वह फाइंड करनी है, मुझे जो k की वैल्यू है वह फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो k की वैल्यू राइट निकल के आएगी मेरे प्यारे साथी, वो 5 निकल के आएगी, ठीक है। k की वैल्यू 5 निकल के आएगी तो आप राइट आंसर टिक लगा लोगे, है ना। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो घर से सॉल्व कर लेना, वरना मैं आपको राइट आंसर टिक लगवाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका राइट आंसर क्या रहेगा भैया। देखो सबसे पहला ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, फिर आपका 3 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है और फिर आपका 2 दे रखा है। लेकिन हमारा राइट आंसर 5 निकल के आया था, यानी के बराबर हमारा 5 निकल के आया। तो राइट आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी 5 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ये हमारे एकदम गलत ऑप्शन दे रखे थे, तो इसको मैंने इसको आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। ये 4 राइट ऑप्शन आपके दे रखे हैं, इन 4 में से राइट आंसर आपका हो जाएगा 5, ठीक है। चलो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट डाल लो इस पर आप लोग, ठीक है। ये जरूर पेपर में छपे हैं सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चित्र में यदि ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर 2 स्पर्श रेखाएं हैं
तो कह रहा है कि कोण क्यू पी आर बराबर 46 डिग्री है, तो आपको कोण क्यू ओ आर का मान ज्ञात करना है। देखो इस प्रश्न के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चंस के लिए मैं सबसे पहले भैया आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 13 है, तो 13 क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक फिगर बनाता हूँ। देखो हमारा कोई एक वृत्त है ये, ठीक है, और इस वृत्त पर क्या है कि एक स्पर्श रेखा है ना, एक इस वृत्त पर कह सकते हो कि कोण केंद्र ओ के वृत्त, इसका केंद्र ओ है, केंद्र ओ वाला हमारे पास कोई एक वृत्त है ना, तो हमारा कोई एक वृत्त है, कह रहा है कि पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखा हैं। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रही और एक यहाँ से स्पर्श रेखा जा रही, ठीक है। और इस स्पर्श रेखा जो हमारी है, इसका कोण Q जो है वो हमारा 46 दे रखा है, सॉरी कोण जो P है वो हमारा, ये कोण P जो हमारा ये 46 दे रखा है डिग्री। और अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा Q बिंदु हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर पहली बार स्पर्श करेगी हमारा Q हो जाएगा, दूसरी रेखा जहाँ पर स्पर्श करेगी वह हमारा R हो जाएगा। तो मैं सिंपल से कह सकता हूँ Q P R बराबर हमारा, कह सकते हो कोण Q P R बराबर हमारा 46 डिग्री दे रखा है। हमसे कोण क्यू ओ आर का मान क्या होगा वह पूछ रहा है, तो क्यू ओ आर का मान क्या होगा वह पूछ रहा है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे कर लो और यहाँ से आप इसको ऐसे कर लो। ये क्या होते हैं, ये लंब होते हैं। ये लंब जो होते हैं 90 डिग्री की होते हैं, हमेशा याद कर लेना। ये जो लंब होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। मेरे प्यारे साथी आपको 90 डिग्री ये दोनों पता चल गए हैं और ये 46 डिग्री है, तो आसानी से आप इसका मान निकाल लोगे। देखो होता क्या है, ये जो पूरा कह सकते हो जो पूरी आकृति आपको दिख रही है क्यू पी आर ओ, ठीक है, यानी जो पूरी आकृति आपको दिख रही है क्यू पी आर ओ, ठीक है, क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर ओ, क्यू पी आर ओ, ठीक है, क्यू पी आर ओ, तो इसका जो पूरा मान होता है वो 360 डिग्री के बराबर में होता है। अगर आप देखोगे तो कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, कोण पी बराबर में आपका 46 डिग्री है, कोण आर बराबर आपका कह सकते हो कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो कोण आपको ओ निकालना है, उसका मान आपको 360 के बराबर दिखा देना है। देखो इन चारों का मान आप जब 360 के बराबर में दिखा दोगे तो इन चारों को जोड़ोगे तो आपका निकलेगा 226 डिग्री, ठीक है, प्लस में कोण ओ बराबर में 360 डिग्री। जब आप 360 से 226 को घटाओगे तो कोण ओ बराबर आपका निकलेगा यहाँ से 134 डिग्री, 134 डिग्री। तो राइट आंसर मेरे प्यारे साथी आपका यहाँ से कह सकते हो कि हो जाएगा आपका कोण ओ बराबर में 134 डिग्री। देखो ऑप्शन यहाँ पर मेरे हिसाब से जितने भी दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं, है ना, तो उस चीज़ को आपको इग्नोर करना है। मेरे द्वारा कराए गए जो भी क्वेश्चंस है उसमें जो राइट आंसर निकल के आ रहा है भैया वो आपको बस ध्यान देना है। तो राइट आंसर आपका 134 डिग्री हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी यहाँ से आपको ये सारे ऑप्शन हटा लेने हैं, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको हटा लेने हैं और यहाँ पर नया ऑप्शन आपको निकले जैसे कि 154 डिग्री पहला हो जाए डी नंबर, 144 डिग्री, है ना, 134 डिग्री और 124 डिग्री। इनमें से हमारा राइट आंसर सभी प्यारे साथियों को पता होगा कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी 134 डिग्री, है ना। इसको सभी प्यारे साथी बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक स्पर्श रेखा, हमेशा याद कर लेना, हमारी कोई भी स्पर्श रेखा है और हमारा कोई एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त पर हम जब भी कोई एक बाहर से किसी स्पर्श रेखा को डालेंगे तो हमेशा वह एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगी। यानी अगर मैं बात कर लेता हूँ, इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, इस P बिंदु से मैं स्पर्श रेखा डालता हूँ इस वृत्त पर, तो हमेशा ये एक स्थान पर ही प्रतिच्छेद करेगी। तो कोई भी अगर स्पर्श रेखा है तो वह हमेशा वृत्त पर एक ही स्थान पर कह सकते हो प्रतिच्छेद करती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एक स्थान पर प्रतिच्छेद करेगी। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने होंगे। मतलब कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। मेरे प्यारे साथी ये क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अगर आपने एक बार समझ लिया तो पेपर में भैया देखो, सबसे पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 248, है ना। इसमें भी आपके कह सकते हो कि राइट आंसर नहीं दे रखा है तो आप इसको 248 बना लो, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट बिल्कुल हो जाएगा 248। पर ये 248 कैसे आया जरा उसको समझो। देखो ये 248 इस तरीके से आया है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 15 है और 15 नंबर जो क्वेश्चन हमारा इस समांतर श्रेणी से लिया गया है,
ये बात आप लोग अपने भेजे में फीड कर लो। ये क्वेश्चन हमारा समांतर श्रेणी से लिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 से लगाकर 250 के बीच में, 10 से लगाकर के 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, 4 के गुणज पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं 4 के गुणज की बात करता हूं तो पहला तो हो जाएगा आप लोगों का 10, पहला आपका हो जाएगा 12, दूसरा मतलब आपको 4 का पाड़ा पड़ देना है, 4 तिहाई 12, 4 चुकू 16, ठीक है, वो भी 10 के बाद के पाड़े पढ़ना है, ठीक है। देखिए 4 तिहाई 12, 4 चुकू 16, 4 पचे 20, ठीक है, 4 छंग 24, डॉट डॉट करके अंतिम पद 4 का गुणज का अंतिम पद क्या हो जाएगा 248, 250 से पहले क्या आता है 248, ठीक है। मेरे प्यारे साथी समांतर श्रेणी आपकी बन चुकी है। अब देखो भाई यहाँ से a बराबर पहला पद आपका आ गया 12, d बराबर यानी सार्वांतर 16 में से 12 जाएगा, ठीक है, तो आपका बचेगा 4, तो सार्वांतर आपका 4 निकल के आ गया। अंतिम पद यानी कि लास्ट पद यानी अंतिम पद आपको 248 दे रखा है, ठीक है। हमको एक फार्मूला पता होता है, देखिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है कि 4 के कितने गुणज हैं। तो आपको 4 के गुणज निकालने के लिए यानी आपको सिंपल से n यानी आपको गुणज निकालने के लिए यानी n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद कर लेना है कि an बराबर में होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। देखो ये सार्वांतर श्रेणी का कैसे सॉरी समांतर श्रेणी का एक बेसिक सा बिल्कुल फार्मूला है जिसको आपको एकदम अच्छे से रट लेना है कि an बराबर में a प्लस n माइनस का d, ये आपको एकदम रट लेना है। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ याद कर लेनी कि मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है और n बराबर हमको पता है 248 आने वाला है। देखो an बराबर हमारा लास्ट पद यानी अंतिम पद दे रखा है 248, ठीक है। पहला पद आप लोगों को दे रखा है 12, ठीक है, और n पदों की संख्या मुझे ज्ञात करनी है और d बराबर में दे रखा है 4। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इस 4 का, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा इस 4 का, हाँ तो देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि a प्लस है ये, ठीक है, 12 प्लस में, तो सबसे पहले इस 4 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दुना के 8। अब इस 12 को मैं 62 से यानी 62 से माइनस कर दूंगा तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है। देखो n माइनस का 1 बचेगा, बाकी सारी चीज़ें क्या हो सकी निपट गई। तो अगर ये n यहाँ पर माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर में कितना आ जाएगा, यहाँ से कह सकते हो 51 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 51, यानी कि n बराबर राइट आंसर आपका 51 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी टोटल पदों की संख्या कितनी है, टोटल पदों की संख्या है n बराबर 51, ठीक है। तो राइट आंसर आपका निकला 51। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि राइट आंसर एक मिनट ये मेरा गलत होगा, यहाँ 248 नहीं कर लेना है, यहाँ पर आपको राइट आंसर 51 टिक लगा लेना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। टोटल पदों की संख्या कितनी निकली, 250 भी नहीं निकलेगी, 100 भी नहीं निकलेगी, 155 भी नहीं निकलेगी, मेरे प्यारे साथी आपकी निकलेगी 51। तो राइट आंसर आपका 51 हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वांतर -4 दे रखा है, 10वां पद आप लोगों को कह रहा है कि -8 है, तो आप लोगों को प्रथम श्रेणी का यानी श्रेणी का जो प्रथम पद है, श्रेणी का प्रथम पद यानी पहला पद आपको ज्ञात करना है, A1 प्रथम पद आपको ज्ञात करना है। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है एकदम, ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। A हमको फाइंड करना है, an बराबर में यानी अंतिम पद आपको नहीं, अंतिम पद कितना दे रखा है, ठीक है, अंतिम पद कितना दे रखा है, एक मिनट, क्वेश्चन में 10वां पद दे रखा है, मतलब 10वां पद हमारा अंतिम पद है। an बराबर में यानी an बराबर में 8 यानी A10 बराबर में आपको दे रखा है 8, ठीक है। और मेरे प्यारे साथी यहाँ से n बराबर आपको निकल के आ जाएगा 10, ठीक है। और d बराबर में आप सभी को पता है कि सार्वांतर -4 दे रखा है। फार्मूला आप सभी को मैंने अभी बताया था कि a बराबर में an बराबर में a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d होता है। तो यहाँ से क्या करोगे आप लोग, an बराबर में 8 दे रखा है, a बराबर निकालना है, प्लस n बराबर 10 दे रखा है माइनस का 1, d हमारा यहाँ पर माइनस का इंटू में 4 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, a की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे कि 10 में माइनस का 1 जाएगा तो बचेगा ये आपका यहाँ से 9, तो ये आपका माइनस का 4 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 36 बना लेगा, ठीक है। तो a माइनस का 36 बराबर में आपका 8 आ जाएगा। तो ये माइनस का 36 है ना, ये आपका माइनस का 36 है, तो इधर जब आएगा तो ये प्लस का 36 बन जाएगा, ठीक है। तो a बराबर में राइट आंसर आपका पता है क्या हो जाएगा, a बराबर में राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से 42, a बराबर में राइट आंसर आपका 42 हो जाएगा। तो 42